गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लिब डे ड्रामे के एपिसोड 4 को। एपिसोड 4 को आप जरा ध्यान से सुनना। एपिसोड 4 की कहानी एपिसोड 3 के एंड से शुरू होती है, जब यूका चुंग अपने स्टूडियो में वापस आता है और ईसा उसको देखकर हैरान हो जाती है। यूका चुंग स्टूडियो में आते ही अपने रिसर्च को शुरू करता है और वो सब उसको ध्यान से सुन रहे थे। वो कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ईसा के 2 वीडियोस एक साथ ही देख लिए। बिना किसी सबूत के एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल है। शायद उसने गेस किया होगा कि वो 2 बड़े एक्टर्स, मतलब उनका नाम लेकर कहता है कि वो 2 बड़े एक्टर्स फ्यूचर में जरूर किसी न किसी रीजन से शादी करेंगे। मतलब ईसा 28 फरवरी 2017 और 1 मार्च के बीच करीब रात 12 बजे 29 फरवरी 2022 में चली गई। देखा जाए तो ये सिचुएशन खुद ही फिजिकल लिमिट्स के बाहर की है। इंटरेस्टिंग है ये कहानी। रायन ईसा से पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? यूका चुंग रायन को बीच में बोलने से मना कर देता है। तभी ईसा उसको एक नंबर बताती है, जो कि होकाइडो में यूका चुंग ने ईसा के हाथ पे लिखा था। यूका चुंग इस नंबर के बारे में ईसा से पूछता है। ईसा कहती है, तुमने ही तो कहा था कि फ्यूचर में जब भी मैं तुम्हें दिखूं तो ये नंबर बोलना, और तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हो। फिर तुम मुझे एक होटल में लेकर गए थे और कहा था कि मैं 12 बजे तक वहाँ पर ही रुकूं, और तुमने और एक बात बोली थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पाकशाई कहता है, ओह बॉयफ्रेंड। उसके बाद तुम कहीं तो चले गए। यूका चुंग ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। यूका चुंग ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और फिर कहता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और फिर वो ईसा को अपना नाम बताता है। रायन कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। पाकशाई उनको जाने के लिए कहता है और कहता है, हम बहुत ही जल्दी लाइव शो करेंगे। घर जाते टाइम रायन ईसा से पूछता है, क्या सच में उस आदमी ने तुम्हें ये कहा था? ईसा कहती है, हाँ। तो इस पर रायन कहता है, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? ईसा कहती है, पता नहीं, शायद दोस्ती का। पर अभी तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हुआ ना? रायन कहता है, थोड़ा थोड़ा। फिर घर जाकर रायन यूका चुंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और वो उसकी कुछ पुरानी वीडियोस देखता है और उसे पता चलता है कि यूका चुंग की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। का ईसा को मिलने एक दिन उसके बुक स्टोर में आती है और उसे सजेशन देती है कि तुम्हें एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। ईसा कहती है, मुझे इस सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो का यूका चुंग का नाम लेकर ईसा को चिढ़ाने लगती है। ईसा का को बताती है कि वो मुझे फ्यूचर में जैसा मिला था उससे वो अभी रियल टाइम में बहुत ही ज्यादा अलग है। उसकी पर्सनैलिटी और उसका बर्ताव बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। फ्यूचर में वो बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग था। एक बॉयफ्रेंड की तरह उसने मेरा ख्याल रखा, लेकिन उस दिन जब मैं उससे मिली तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा अकड़ू लगा। का कहती है, शायद प्रेजेंट में ये तुम दोनों की फर्स्ट मुलाकात है। फ्यूचर में तुम जिससे मिली वो तुम्हें जानता था, हालांकि तुम उसको नहीं जानती थी, पर अभी तुम जिसे जानती हो वो तुम्हें नहीं पहचानता। बिल्कुल रायन की तरह। रायन और यूका चुंग की केस सेम है। फिर का ईसा को याद दिलाती है फियोना के सरप्राइज पार्टी के बारे में और कहती है, अभी तुम्हारे पास एक चांस है, तुम रायन और यूका चुंग से पूछो कि वो सरप्राइज पार्टी में आएंगे क्या। फिर एक दिन ईसा यूका चुंग से मिलने उसके स्टूडियो में आती है और वो वहाँ पर टाइम ट्रेवल के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहे थे। यूका चुंग ईसा को एक थ्योरी बताता और पाकशाई उस थ्योरी को एक्सप्लेन करता। उन दोनों की बकबक से ईसा को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। फिर यूका चुंग उसे और एक थ्योरी बताता है। पाकशाई उस थ्योरी को सिंपल लैंग्वेज में बताने लगता है। शायद तुम किसी अनसेल्टर पैरेलल यूनिवर्स में चली गई होगी, वहाँ पर तुमने खुद को मरते हुए पाया, पर दूसरे यूनिवर्स में तुम जिंदा हो ना? यूका चुंग उसे रोकता है और कहता है, 1 मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। और ईसा से कहता है, तुमने कहा था कि तुमने फ्यूचर में खुद को मरते हुए देखा, फिर तुमने और एक लड़की को देखा जो कि सेम तुम्हारे जैसी दिख रही थी, मतलब दूसरी ईसा। ईसा कहती है, हाँ। यूका चुंग कहता है, अगर ये पैरेलल यूनिवर्स की केस होती तो वो खुद को 2 जगह पर नहीं देख पाती। इसका मतलब बात कुछ और है। सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम, ये हर चीज की साइकिल है। तुमने पहले रायन को देखा, उसके बाद मुझे, और फिर खुद की डेड बॉडी को। ये सब कुछ पहले से ही तय था। मुझे ऐसा लगता है कि ये बस ईसा के अकेले के टाइम ट्रेवल नहीं है, पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, या शायद हमसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है। फिर वो ईसा से पूछता है, तुम्हारा बर्थडे 29 फेब को आता है ना? पाकशाई कहता है, मतलब लिब डे। यूका चुंग इस पर कहता है, कई जमानों से 29 फेब को लेकर मेथड्स और लेजेंड्स मशहूर है। अगर कुछ पावर है जो तुम्हारी टाइम ट्रैवल की ताकत को एक्टिवेट कर रही है, तो आई थिंक वो ये नहीं चाहती कि तुम फ्यूचर में खुद को मरते हुए देखो। वो शायद ये चाहती है कि तुम तुम्हारे फ्यूचर को बदल दो। और फिर से वो ईसा से कहता है, तुम बस ये इमेजिन करो कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसे बदला जा सकता है, तो शायद से तुम्हारी जान भी बच जाए। पाकशाई कहता है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। अगर फिर से ईसा ने टाइम ट्रेवल किया तो हमें वो टाइम और लोकेशन चेक करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो इस पर यूका चुंग ईसा से कहता है, ईसा, तुम फ्यूचर में दोबारा टाइम ट्रेवल कर सकती हो
ये नेक्स्ट ईयर का वही दिन होगा, 28 फेब और 1 मार्च के बीच का। तो इस पर गोयुन कहता है मतलब हमें इस सब के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। पर ईसा को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। युका चुंग वहाँ पर सबसे कहता है हम सबको मिलकर ईसा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है। ईसा उससे पूछती है कैसी ट्रेनिंग, क्या तुम्हें और रायन को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? युका चुंग कहता है ट्रेनिंग के बारे में तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और रही सेकेंड बात, तुम्हें और रायन उस जगह पर अपने आप पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम ट्रैवल करने वाली बस तुम हो और उस टाइम को बदलने वाली भी बस तुम हो, इसलिए खुद पे फोकस करो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है अपने फैमिली से मिलने। पाक शाय ईसा से कहता है चलो अब तुम भी फ्री हो तो हम लाइव शो करते हैं, और वैसे भी तुम अब सब कुछ समझ गई हो। तो युका चुंग पाक शाय को डांट कर कहता है अपना क्लब फेमस करने के लिए ऐसे काम मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दो। फिर वो गोयुन से कहता है चेक करो 29 फेब को जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स पेश आया है क्या। तभी युका चुंग की स्मार्ट वॉच बजने लगती है और जब वो देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर वो सुबह उस वॉच को गोयुन को चेक करने के लिए देता है। गोयुन उस वॉच को चेक करके कहता है ये तो बिल्कुल ठीक है। युका चुंग इस पर कहता है तो वो अचानक से बजने कैसे लगी, मेरे हार्ट बीट का वार्निंग सिग्नल दे रही थी। गोयुन कहता है शायद तुम्हारी हार्ट बीट अचानक बढ़ गई होगी। युका चुंग कहता है बिना रीजन कैसे। फिर जब सुबह ईसा उठती है तो उसके डैड उसे डॉग के बारे में पूछते हैं। तो इस पर ईसा कहती है उस डॉग का ओनर मुझे बहुत ज्यादा पागल लगता है, अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि आपको डॉग पसंद है तो मैं उस डॉग को किसी को देती ही नहीं। ईसा के पापा चिढ़कर कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर से दोबारा मत लेकर आना। फिर जब शाम को ईसा स्टूडियो में जाती है तो पाक शाय उसके सामने इतना बड़ा टाइम टेबल लगाता है। युका चुंग उसे बताता है हमने इस केस के लिए होकाइडो और जापान जैसे बाकी शहरों में से 10 मोस्ट कॉमन डेथ के बारे में रिसर्च की, और इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जापानीज एप्लीकेशंस, होकाइडो की ज्योग्राफी और शूटिंग टेक्निक। फिर ईसा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। युका चुंग उससे फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाता है। ईसा कहती है फिजिकल ट्रेनिंग क्यों? युका चुंग कहता है जब तुम पहली बार टाइम ट्रेवल करके होकाइडो गई थी तब तुम ठंड को नहीं सह पाई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम फ्यूचर में जाकर मर जाओ। ईसा फिजिकल ट्रेनिंग करके थक जाती है और कहती है बस। युका चुंग कहता है सोच लो तुम्हारा फ्यूचर दाव पे लगा है, आराम करना है तो करो, कोई बात नहीं। तो ईसा उठकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। युका चुंग जब उनको टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है तब वो उसकी ड्राइंग बनाती है और वो बीच बीच में सो भी जाती थी। युका चुंग ये सब ऑब्जर्व करता है कि उसने उसकी ड्राइंग बनाई है पर वो कुछ बोलता नहीं। फिर से ईसा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे हर रोज वो करना पड़ता जो वो सब लोग उसे बताते। एक दिन ईसा से मिलने उसके बुक स्टोर में रायन आता है। वो उसके लिए सुशी लेकर आया था। ईसा और रायन में बातें होने लगती है। रायन उसे बताता है कि आज उसे छुट्टी है। ईसा उससे पूछती है तो क्या तुम मेरे लिए स्पेशली सुशी खरीदने के लिए शॉप पर गए थे? रायन ईसा को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर उससे पूछता है क्या हुआ, आजकल तुम जरा थकी हुई लग रही हो। ईसा उसे बताती है कि उसे आजकल पाकशाई के स्टूडियो में जाना पड़ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग, जापानीज लैंग्वेज, और उन्होंने कहा है कि अगले टाइम ट्रैवल के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा। रायन कहता है मुझे तो वो लोग थोड़े अजीब लगते हैं। तो इस पर ईसा कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए मेरा यूज करके ले रहे हैं। रायन कहता है तो तुम वहाँ पर मत जाया करो। और फिर रायन और ईसा में ट्रेनिंग के ही रिलेटेड बातें होने लगती है। तभी ईसा को अपने पापा के फ्रेंड का कॉल आता है और वो भागकर अपने पापा के शॉप पर आती है। ईसा के पापा के पैर में मोच आई होती है क्योंकि वो भारी सामान उठाने के लिए गए थे। ईसा उनको डांटने लगती है। रायन भी ईसा के साथ आया होता है। ईसा के पापा रायन के बारे में ईसा से पूछते हैं। रायन कहता है मैं ईसा का फ्रेंड हूँ और आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ। ईसा उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर ईसा के पापा जिद करने लगते हैं कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। रायन ईसा के पापा को समझाने लगता है और उनको कुछ लोगों का एग्जाम्पल देता है जिनके की पैर में मोच आई थी और उन्होंने जल्दी इलाज नहीं करवाया, इसीलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी। रायन कहता है आपको ईसा के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि उसको आपकी बहुत ही ज्यादा चिंता है। ईसा वहाँ पर आकर कहती है एम्बुलेंस आ गई है, चलो आप चलते हैं। पर ईसा के पापा नहीं मानते, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। पर रायन कैसे तो करके उनको कन्विंस करता है। रात को हॉस्पिटल से घर आते टाइम ईसा रायन को थैंक यू कहती है। रायन कहता है मेरी मॉम भी सेम ऐसी है, उनके तो पीछे पड़ता हूँ। तब जाकर वो कहाँ पर मानती है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर वो दोनों अचानक से चुप हो जाते हैं और फिर रायन वहाँ से जाने लगता है। तभी ईसा उसको पीछे से रोकती है और उसके पास जाकर उससे पूछती है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? फिर सीन रायन के घर पे शिफ्ट होता है।
चिंग जब अपने ट्यूशन से घर आती है तब वो रायन के मोबाइल पर ईसा के मैसेज को देखती है। ईसा ने रायन को मैसेज किया था कि रेस्टोरेंट और खाना तुम चूज करो। फिर जब रायन बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है तो चिंग उससे पूछती है, आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो? रायन उसको डांट कर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो। चिंग मासूम होकर कहती है, कितनी देर से वो बज रहा था इसीलिए मैंने देख लिया। रायन उसे कहता है, हाँ डेट पे जा रहा हूँ। तो चिंग उसे एक होटल का नाम सजेस्ट करती है। रायन कहता है, ओके देखता हूँ। फिर हमें युकाचुंग को दिखाया जाता है। युकाचुंग को ऐसा लग रहा था कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हार्ट के डॉक्टर के पास गया होता है। डॉक्टर कहते हैं, नहीं, एक्चुअली जब किसी को इमोशनली शॉक लगता है तब उसकी हार्ट बीट कुछ देर के लिए बढ़ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। युकाचुंग इस सब के बारे में स्टूडियो में सोच रहा होता है और तभी उसको याद आता है कि ईसा ने उसको अपना बॉयफ्रेंड बोला था और ईसा को ही देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। फिर जब रायन ईसा को लेकर एक होटल में आता है तो पहले से ही चिंग उनका इंतजार करते हुए उनके टेबल पर बैठी होती है। रायन चिंग के पास आकर उससे कहता है, तुम यहाँ कैसे? चिंग कहती है, डिनर करने आई हूँ आप दोनों के साथ। आप कभी भी पहले किसी लड़की से मिलने जाते थे तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे डेट पे, पर इस बार आपने पूछा नहीं इसलिए मैं आ गई। रायन उसको जाने के लिए कहता है पर वो नहीं जाती। ईसा वहाँ पर आकर कहती है, चलो हम तीनों एक साथ डिनर करते हैं। फिर वो वेटर को अपना ऑर्डर देने लगते हैं। ईसा वहाँ की कुछ पेंटिंग को देखने लगती है। चिंग उसे उस पेंटिंग के बारे में बताती है और ईसा को ताना मार कर कहती है, जो आर्ट नहीं जानता उसे तो ये अजीब ही लगेगा। ईसा भी अपने आर्टिस्ट को बाहर निकालती है और वहाँ के सभी पेंटिंग के बारे में रायन और चिंग को लेक्चर देने लगती है और पूरे होटल की करती है बेइज्जती। फिर ईसा और चिंग की बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि उन दोनों को भी पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। ईसा उसको खुद की बनाई हुई कुछ पेंटिंग दिखाती है। घर जाते टाइम भी पूरे रास्ते में चिंग और ईसा एग्जाम और पेंटिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और रायन उनको देके जा रहा था। रायन भी लाइक, मैं जोक हूँ, आई एम ए जोक, मैं यहाँ पर फ्री में आया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ काम ही नहीं है। तभी चिंग वॉशरूम का बहाना मारकर उन दोनों के बीच से चली जाती है और फिर रायन ईसा को घर छोड़ने जाता है। जाते टाइम वो ईसा को सॉरी कहता है चिंग की तरफ से। ईसा उसकी तारीफ करते हुए कहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूट लगी। रायन कहता है, क्या तुम एक पहली लड़की हो जिसे मेरी बहन अच्छी लगी है, वरना सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आकड़ू है। फिर रायन ईसा को बताता है कि उसके बहन के पैदा होती ही कुछ मंथ बाद उसके पापा गुजर गए और बचपन से ही रायन ने उसका ख्याल रखा है। फिर ईसा एक शॉप पर जाकर 2 आइसक्रीम खरीद के लाती है और फिर वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगते हैं। ईसा रायन को बताती है कि उसके डैड ने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया, इसीलिए मुझे ट्रीट फूड की आदत है। मैंने आज तक का बेस्ट खाना तुम्हारे हाथों का खाया है, जो कि तुमने मुझे फ्यूचर में दिया था। जापानीज रोल ऑमलेट बहुत ही डिलीशियस था। रायन कहता है, पर मुझे तो बनाना ही नहीं आता। ईसा कहती है, शायद तुम फ्यूचर में सीख जाओ। रायन उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसे एक बेस्ट मास्टर शेफ बनना है। ईसा कहती है, तो बन जाओ। रायन कहता है, 10 साल से मैं उसी सुपरमार्केट में जॉब कर रहा हूँ और अगर अभी दूसरी जॉब ढूंढने जाऊँ ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे। और एक बात, मेरी फैमिली मेरे ऊपर पूरी डिपेंड है, उनकी जरूरत पूरी हो इसीलिए मैं उनके लिए पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ईसा उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है कि हम जब दिल से एक चीज को पाना चाहते हैं और हर रोज उस चीज के बारे में अगर हम सोचे तो एक न एक दिन वो चीज हमें जरूर मिल जाती है। रायन कहता है, शायद मुझे भी 5 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि जब मेरी बहन ग्रेजुएट हो जाएगी तो शायद वो भी मुझे मेरे सपनों के लिए सपोर्ट करे। फिर जब ईसा पाकशाई के स्टूडियो में ट्रेनिंग कर रही होती है तभी युकाचुंग उससे कहता है, तुम्हारे मेमोरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन और इमेजिन पावर। तो इस पर ईसा कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत ही ज्यादा फोकस कर लिया, इसलिए मुझे अब थोड़ी आराम की जरूरत है। और वो सोफे पर ही लेट जाती है। तभी पाकशाई की मशीन फिर से बजने लगती है। जब पाकशाई उस मशीन को ईसा के पास लेकर आता है तब उसकी स्पीड कम हो जाती है, पर जब वो उस मशीन को ईसा के बैग के पास लेके जाता है तो वो मशीन बहुत ही जोरों से बजने लगती है। जब ईसा अपने बैग से सारा सामान बाहर निकालती है वो मशीन बैच को ही देखकर बज रही थी। यू मीन वो मशीन बैच से ही कनेक्ट हो रही थी। पाकशाई उससे पूछता है, ये क्या है? ईसा उसको बताती है कि ये मेरी मॉम की निशानी है। पाकशाई कहता है,
इसका मतलब तुमने इससे टाइम ट्रेवल किया है। युकाचुंग उससे पूछता है ये तुम्हें कब और कहाँ मिला। ईसा कहती है शायद ही मुझे टाइम ट्रेवल से 2 दिन पहले मिला था। युकाचुंग उससे पूछता है उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल हुआ था। ईसा कहती है हाँ, अचानक से मेरी किस्मत ही बदल गई, क्योंकि हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता आ रहा है। लेकिन इसके ही मिलने के दूसरे दिन बाद मुझे अचानक से जॉब ऑफर आने लगे, मुझे बुक स्टोर में जॉब मिल गया। युकाचुंग इस पर कहता है मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बैच तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आया है, मतलब इसमें जरूर कुछ खास एनर्जी है, ऐसा तुम मानती हो। ईसा युकाचुंग से कहती है हाँ, पर मैंने इसकी वजह से टाइम ट्रेवल कैसे किया। युकाचुंग कहता है तुम्हारा टाइम ट्रेवल के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो तुम्हारे लिए गुड लक था। तो ईसा इस पर कहती है शायद मुझे इसकी वजह से वो एक्सीडेंट रोकने का मौका मिले। युकाचुंग कहता है टाइम अप, चलो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। फिर रात को युकाचुंग उस बैच और ईसा के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो इंटरनेट पर कुछ सर्च करता है। फिर सीन सुबह स्टूडियो पे शिफ्ट होता है। ईसा स्टूडियो में आने के लिए लेट हो जाती है, इसीलिए ट्रिप के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। तभी ईसा वहाँ पर आ जाती है। युकाचुंग उससे कहता है तुम पूरे 1 घंटा 12 मिनट 32 सेकंड लेट हो। ईसा उसको सॉरी कहती है। फिर जो ईसा की ट्रेनिंग हुई थी उससे ही रिलेटेड युकाचुंग उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, पर ईसा उसका जवाब नहीं दे पाती। युकाचुंग उसे डांटने लगता है। पाकशाई कहता है छोड़ो यार, हमें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। फिर युकाचुंग उसको कुछ सच बताता है। जिस बुक स्टोर में ईसा काम करती है वो एक्चुअली काके डैड की शॉप है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने वो शॉप काके नाम पे कर दी थी, और जितने भी ईसा को जॉब के ऑफर आ रहे थे वो सब उसके फ्रेंड्स भेज रहे थे। युकाचुंग कहता है तुम्हें ऐसा लगता है ना कि वो चीज मिली और तुम्हारी किस्मत बदल गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने इस सब के बारे में पता लगाना शुरू किया और नतीजा कुछ और ही निकला। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पे तरस खा के ये सब कर रहे थे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम तुम्हारे फ्रेंड से पूछ लो। पाकशाई युकाचुंग को रोकने लगता है, पर युकाचुंग ईसा को बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है खुद की जिम्मेदारी लेना कब सीखोगी, जब देखो तब दूसरों से कंप्लेंट करती रहती हो। ईसा कहती है सही कहा तुमने, आज से मैं मेरी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहाँ पर सब लोग बातें करने लगते हैं। पाकशाई कहता है उनको इतना नहीं डांटना चाहिए था। युकाचुंग उन सबको घूरने लगता है तो वो सब चुप हो जाते हैं। फिर रात को ईसा युकाचुंग के बातों के बारे में ही सोच रही थी। फिर जब वो बाहर आकर देखती है तो उसके पापा उसकी बैग में कुछ तो रख रहे थे। ईसा जब अपने बैग में देखती है तो उसमें थोड़े से पैसे और खाने के फ्री कूपन थे। ईसा अपने पापा पर गुस्सा हो जाती है और अपने पापा को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है, और वो कूपन और पैसे वहाँ पर ही फेंक कर वो अपने रूम में चली जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। उसके पापा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर रात को ईसा रायन को मिलने उसकी बिल्डिंग में जाती है और वो दोनों सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने लगते हैं। रायन उसे खाने के लिए जापानीज रोल ऑमलेट देता है, जो कि उसने ईसा के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ईसा उससे कहती है मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है तुमने मुझ पे तरस खा के ये सब किया है। रायन कहता है नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ईसा कहती है तुम्हें पता है मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी है, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मुझ पे तरस आता है, इसलिए तुम मेरी हेल्प करते हो और मेरे लिए सुशी बचा के रखते हो। रायन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ईसा उससे बताती है मुझे यूजलेस महसूस होता है। एक दिन अचानक मुझे का ने बुक स्टोर की जॉब दी। उसके बाद मुझे बहुत ही सारे जॉब के ऑफर आने लगे और घर जाने पर फ्री कूपन्स और कुछ पैसे मिलते थे। और अभी जाकर मुझे पता चला कि ये सब मेरे पापा और मेरे फ्रेंड्स करते थे मेरे लिए। वो सब लोग मुझे यूजलेस समझते हैं। उन सबको ऐसा लगता है कि मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए वो छुप छुप कर मेरी हेल्प करते हैं। ये सारी बातें मुझे युकाचुंग ने बताई और उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ लक पे भरोसा करती हूँ और मैं अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। तो रायन वहाँ पर एक बात बोलता है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहता है तुम इस सिचुएशन को पॉजिटिव होकर सोचो, कम से कम तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारे पापा और तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े तो है, और ऐसे फ्रेंड्स बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। अगर वो तुम्हें बेकार समझते तो तुम्हें ताना मारकर तुम्हारी लाइफ से चले जाते, पर वो तुम्हें हेल्प करते हैं, तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारा साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता कि तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी तो वो तुम पे इन्वेस्ट ही क्यों करते। मतलब उनका भरोसा है तुम पर कि तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा कर पाओगी, और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट तुम एडवांस के साथ उनको फिर से लौटाओगी। और मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ऐसा सोचता
कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास इतने सपोर्टिव लोग हैं। ईसा उसकी बातों को समझती है। फिर रायन उसे जापानीज रोल ऑमलेट देता है खाने के लिए, पर वो अच्छा नहीं बना होता। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर रात को रायन यूट्यूब पे देख रहा था कि जापानीज रोल ऑमलेट कैसे बनाते हैं। तभी उसके पास चिंग आती है और अपने भाई को फिलोसॉफी के कोर्स के बारे में बताती है जो कि उसको करना था। फिर वो उसको युकाचुंग की वीडियो दिखाती है और कहती है मुझे इसके पास ही सीखना है, और वो युकाचुंग की तारीफ करने लगती है। रायन को गुस्सा आ जाता है और कहता है इसके पास तो बिल्कुल नहीं, पहले तुम अपने एग्जाम पर फोकस करो, उसके बाद देखेंगे। और वैसे भी उस क्लब के सारे मेंबर पागल है, मेन पॉइंट वो युकाचुंग। पर वो जिद करने लगती है, इसीलिए रायन मान जाता है, पर एक शर्त पर कि वो भी उसके साथ क्लास में आएगा। तो चिंग भी इसके लिए मान जाती है। फिर चिंग और रायन सुबह युकाचुंग के क्लब में जाते हैं। रायन उससे पूछता है यहाँ पर बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोलता और उल्टा चिंग से ही पूछता है तुम्हें फिलोसॉफी क्यों पढ़नी है। पर रायन इसका जवाब देने लगता है। युकाचुंग कहता है तुम तो बिल्कुल ही मत बोलो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। चिंग इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है मुझे बस अपनी लाइफ का मीनिंग जानना है। युकाचुंग कहता है मैंने भी यही सब सोचकर फिलोसॉफी पढ़ना शुरू किया था। सवाल के सो कॉल्ड जवाब उसके मीनिंग से जुड़े होते हैं। जब हमें लगता है कि जवाब मिल गया तो सामने और एक सवाल खड़ा हो जाता है। तुम्हारी लाइफ में ऐसे भी सवाल आएंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा, तो तुम्हें उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारे हिसाब से फिलोसॉफी क्या है। चिंग इसका जवाब देते हुए कहती है आई थिंक ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है, और कहती है मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आता, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ सीखने के लिए। रायन को तो उन दोनों की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ ही खत्म हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।